हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 69 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 86 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है, वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हों, जो भी पहले हो, के लिए होती है। वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, वे निष्पक्ष होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3, वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। यह सत्य नहीं है, यह गलत है। बाकी के तीनों ऑप्शन सही है, तो हमको गलत ऑप्शन चूज करना था। तो वो आंसर हो जाएगा 3, वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं, वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्थान है जिसका गठन वर्ष 1919 के एक्ट के तहत 1926 में किया गया था। इस संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत शामिल किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है, और जो पहले होगा या 6 वर्ष या 65 वर्ष तो आपको अपने पद से हटा दिया जाएगा या हट जाएंगे। वे निष्पक्ष होते हैं। इस प्रकार कथन 3 सही नहीं है। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में ट्लाटिलोल की संधि का संबंध किस विषय से है? दक्षिण अमेरिका में ट्लाटिलोल की संधि का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन 1 है रसायन हथियार से, ऑप्शन 2 है परमाणु हथियार से, ऑप्शन 3 है मानव अधिकार से, ऑप्शन 4 है पर्यावरण से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, परमाणु हथियार से। व्याख्या देखते हैं। दुनिया में 8 देश परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक विस्फोट कर चुके हैं। इनमें से 5 देश परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत परमाणु हथियार राज्य के रूप में जाने जाते हैं। ये हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। ट्लाटिलोल संधि का संबंध भी परमाणु संधि से है। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? इनमें से कौन यथार्थवादी नहीं है? ऑप्शन 1 है हॉब्स, 2 है थ्यूसिडाइस, 3 है कांट, 4 है मैकियावेली। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 कांट। कांट जो है यथार्थवादी नहीं है, बाकी के हॉब्स, थ्यूसिडाइस्ट और मैकियावेली यथार्थवादी हैं। व्याख्या देख लेते हैं। यथार्थवादी विचारक थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, हॉब्स आदि थे, जिनकी मान्यता इस प्रकार है कि राज्य अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों में एकीक एवं भौगोलिक आधारित अभिनेता है, जहां कोई भी वास्तविक आधिकारिक विश्व सरकार के रूप में मौजूद नहीं है। कांट, हीगल, बोसांको आदर्शवादी विचारक हैं। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया था? इनमें से किसने पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन 1 है हेनरी फेयोल, ऑप्शन 2 है लूथर गुलिक, ऑप्शन 3 है रेनसिसस लजाइटर्स, ऑप्शन 4 है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्ब का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। पोस्ट कार्ब का सिद्धांत लूथर गुलिक ने दिया था।
पोस्ट कार्ब का फुल फॉर्म इस प्रकार है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टॉकिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? ऑप्शन 1 है राष्ट्रपति, जिसे मनोनीत करे। ऑप्शन 2 है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन 3 है मुख्यमंत्री। ऑप्शन 4 है मुख्य सचिव। आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 राष्ट्रपति, जिसे मनोनीत करे। आगे देखिए व्याख्या इसका, संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 157 से 167 तक कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा एडवोकेट जनरल को रखा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसकी पदावधि जो होती है 5 वर्ष की होती है। वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन 1 है चीन। ऑप्शन 2 है पाकिस्तान। ऑप्शन 3 है बांग्लादेश। ऑप्शन 4 है श्रीलंका। तो दोस्तों आप कमेंट में सार्क का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को मालूम हो तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा 91 का, वो हो जाएगा पहला नंबर चीन। ठीक है, चीन। व्याख्या देख लेते हैं। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का आर्थिक राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई, जिसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव तथा भूटान हैं। संगठन का संचालन सदस्य देश के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प किसका दिया हुआ है? ऑप्शन 1 है जॉन बर्टन का। ऑप्शन 2 है सैमुअल हस्टिंगटन का। और 3 है कैनेथ वाटज का। और 4 है फ्रांसिस फुकुयामा का। तो किसका है ये आपको बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 4 फ्रांसिस फुकुयामा। एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्पना किसका दिया हुआ है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस फुकुयामा। आगे देखिए व्याख्या, फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के राजनीतिक विज्ञानी, अर्थशास्त्री व लेखक हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का प्रकाशन वर्ष 1992 में हुआ। आगे देखिए मिलान करना है फ्रेंड्स। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखक से मिलाइए तथा सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करके प्रदत्त कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इधर पुस्तक है, इधर लेखक है। तो आप देख रहे हैं अधिकांश तो आप जानते होंगे, क्योंकि कई बार एक सब क्वेश्चन धीरे धीरे आ चुके हैं, क्योंकि इतना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि आप लोग अब धीरे धीरे बहुत से क्वेश्चन कर ले रहे होंगे। तो इसमें देखिए कौन सा किसका है। स्टेट एंड रेवोल्यूशन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन जो है वो लेनिन की पुस्तक है, तो ये लेनिन का हो जाएगा। ठीक है। क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ठीक है। लाज, लाज जो है पुस्तक है दोस्तों वो प्लेटो की है। लाज द लाज कर वह प्लेटो की है। स्पिरिट ऑफ लाज मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की है। तो ये हो गया मिलान। तो आपका पहला का मतलब ए का चौथे से, तो ए का चौथे से तो हमारा जो आंसर हो रहा है वो पहला वाला सही हो रहा है। अब मिलान करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला ए है, चौथा है, और इधर देख रहे हैं कहीं भी चौथा नहीं दिख रहा है। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो जाएगा। अगर एक हमको आ रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो ये है आंसर। व्याख्या देख लीजिए।
स्टेट एंड रेवोल्यूशन का लेखक लेनिन है। क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक जो हैं कार्ल मार्क्स हैं। लाज प्लेटो की तथा स्पिरिट ऑफ लाज का लेखक मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड है। इस प्रकार विकल्प एक सही होगा। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को, राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी को मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, समान आर्थिक अधिकार प्राप्त हो, समान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो, हर प्रकार के भेदभाव से रहित समान सुविधा प्राप्त हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर 1 हो जाएगा, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। जैसे कि सभी को, चाहे कोई भी हो, वोट देने का अधिकार सभी को है, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, पार्टी बनाने का अधिकार सभी को है। तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय है। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य समान राजनीतिक न्याय प्राप्त होने से है, अर्थात सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन 1 है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 3 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 4 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 2 सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, अनुच्छेद 32। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए इसे ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बिना संविधान अर्थविहीन है। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत है। और इस तरह अंबेडकर नहीं रहेगा तो जो होता है संविधान का आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। दोस्तों ये अगर अंबेडकर लगाएगा तब आप ये अनुच्छेद 32 को मानेंगे, संवैधानिक उपचार जो होते हैं उसको करेंगे। अगर इस तरह पूछता है तो आप प्रस्तावना ही लगाइएगा, प्रियाम्बुल ही लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन 96। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का घटक नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का घटक नहीं है? ऑप्शन 1 है अनुभविक विश्वास, ऑप्शन 2 है व्यक्तिपरक हित, ऑप्शन 3 है मूल्य अभिरुचियाँ, ऑप्शन 4 है प्रभावी अनुक्रियाएं। तो आंसर जो हो जाएगा 96 का वो आपका पहला नंबर हो जाएगा, अनुभविक विश्वास। अनुभविक विश्वास जो है राजनीतिक संस्कृति का घटक नहीं है, बाकी के सब हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिरुचि, मूल्यों और सामाजिक समाज के लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अभिरुचियों, मूल्यों व विश्वास पर आधारित है। अर्थात अनुभविक विकास राजनीतिक संस्कृति का घटक है। अतः विकल्प 1 सही है। 97 क्वेश्चन। दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? दबाव समूह के विषय में क्या सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। वे चुनाव लड़ते हैं, ये सही नहीं है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है। और बाकी के क्या है? तीनों ऑप्शन सही है। वे संगठित होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वे सरकार पे दबाव बनाते हैं। ये सब तीनों जो है वो क्या है? इसके विशेषता है दबाव समूह के। लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। चुनाव तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो लड़ते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। वे अपने हितों को बढ़ावा देते हैं तथा अपनी प्रतिरक्षा करते हैं। वे सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सरकार और सदस्यों के बीच
संपर्क का कार्य करते हैं। दबाव समूह राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं और ये चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन 98, इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? इनमें से कौन राजनीतिक दलों का आवश्यक कार्य नहीं है? ऑप्शन 1 है, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, वे राजनीतिक शक्ति के लिए प्रयास करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का पहला सही हो जाएगा। ठीक है, वे गुप्त रूप से जनता की सेवा करते हैं, यह गलत बात है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो गुप्त रूप से सेवा करें, और नहीं तो फोटो दिखा कर सेवा कम करेंगे, फोटो ज़्यादा खिंचवा लेंगे। तो इस तरह ये राजनीतिक दल तो ऐसा कार्य करती नहीं है कि किसी का बिना मीडिया में आए हुए और किसी का हेल्प कर दे। वो जब भी करेंगे अपने चुनाव के लिए, चुनावी मतलब ऐसा करेंगे जहाँ उनको फ़ायदा हो, तभी किसी का हेल्प करेंगे, अन्यथा वो कुछ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है 1 सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, वे प्रत्याशियों के रूप में जनता के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, चुनाव जीत होने के बाद राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वे जनता की सेवा खुले रूप से करते हैं, न कि गुप्त रूप से। तो ये आंसर था पहला। 99 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शासन प्रणालियों को उनके आवश्यक गुण से मिलाइए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। इधर दिया है शासन प्रणाली, इधर आवश्यक गुण। कैबिनेट शासन प्रणाली है, आध्यात्मिक शासन प्रणाली, संघ शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली। तो किसका क्या है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कैबिनेट शासन प्रणाली जो होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसका हो जाएगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और इसके बाद आध्यात्मिक शासन प्रणाली जो होता है वह आपका शक्ति पृथक्करण पे चलता है। शक्ति पृथक्करण इसका आवश्यक गुण है। फिर है संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक जो शासन प्रणाली होता है वह शक्तियों का विभाजन, जैसे हमारे यहाँ भी शक्तियों का विभाजन है। एकात्मक शासन प्रणाली शक्तियों का संकेंद्रीकरण होता है। तो इस तरह मिलान कर लेंगे। कैबिनेट का ए है तो एक का मतलब दूसरा, ए का दूसरा से मिलान होगा, तो ए का दूसरा से यहाँ देख रहे हैं एक ही है, तो आंसर आपका 2 सही हो जाएगा। ये वाला 2 सही है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। विभिन्न शासन प्रणालियों के अपने आवश्यक गुण होते हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक शासन प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण, संघ शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन तथा एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण निहित होता है। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है, क्या करना चाहता है? न्याय संगत समाज को, उत्पादन और वितरण पर आधारित समाज को, शोषण विहीन और वर्ग विहीन समाज को, उपयुक्त सभी को। तो आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी को। इसमें 2 ऑप्शन तो आपको सही से एकदम दिख गए थे कि ये दोनों मार्क्सवादी का ही है, ये दोनों, बस आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो लेकिन 2 जब सही हो रहे हैं तो तीसरा उपयुक्त सभी दे दिया है, तो तीसरा तो अपने आप आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आंसर हमारा 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्याख्या देख लेते हैं। मार्क्सवाद एक समतामूलक तथा न्याय संगत समाज की परिकल्पना करता है जो उत्पादन और वितरण पर आधारित है। वर्ग व शोषित वर्ग की समस्याओं के समाधान हेतु हिंसक क्रांति का समर्थन भी करता है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी लोग को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए एक बार दोबारा शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों।